नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडी में का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा अपने 44वें सत्र के दौरान हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को 2021 में यूनेस्को के द्वारा हड़प्पा के किस स्थल को तो धौलावीरा को शामिल किया गया है। और शामिल कब किया गया? तो 27 जुलाई 2021 को इसे शामिल किया गया है। धौलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान इसे शामिल किया गया है। धौलावीरा है कहाँ? तो गुजरात के कच्छ जिले में खादीर बेट नामक द्वीप में धौलावीरा स्थित है। धौलावीरा की खोज, पुरातात्विक खोज, तो वर्ष 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। जबकि धौलावीरा का पहली बार उत्खनन कब किया गया? तो 1990-91 में आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में धौलावीरा का पहली बार उत्खनन किया गया था। गुजरात राज्य में कुछ अन्य विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, उसे 2017 में शामिल किया गया था। रानी की वाव जो पाटन में स्थित है, 2014 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में। और चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, 2004 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थानों को शामिल किया गया है, जिसे 32 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल है। तो भारत का 40वां विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया? तो 40वां जो विश्व धरोहर की स्थल है भारत का, वह हो जाएगा कौन सा? धौलावीरा। और यह कब? तो 2021 में कब? 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र जो है उसका आयोजन 16 से लेकर 31 जुलाई 2021 के मध्य चीन के फुझोउ में किया गया था। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र कहाँ आयोजन किया गया? तो चीन के फुझोउ शहर में। यह कौन सा सत्र था? यह 44वां सत्र था। यह कब से कब तक चला? 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक यह चला। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर रामरप्पा मंदिर की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर भारत के तेलंगाना में स्थित है। यह भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा? तो रामरप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है। और इसे शामिल कब किया गया? इसे शामिल किया गया 25 जुलाई 2031 को। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामरप्पा मंदिर या रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कहाँ स्थित है? तो पालमपेट गांव, मुलुगु जिला, तेलंगाना राज्य में वारंगल के निकट यह स्थित है। यह तेलंगाना का पहला विश्व धरोहर स्थल है। तेलंगाना का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? रामप्पा मंदिर, जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार 1213 ईस्वी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनानायक रेचाल्ला रुद्र ने कराया था इस मंदिर का निर्माण। काकतीय वंश का शासनकाल कब से कब तक? 1123 से लेकर 1323 ईस्वी तक था। इस मंदिर का वास्तुकार का नाम था रामप्पा। मंदिर में स्थापित देवता है रामलिंगेश्वर स्वामी, मतलब क्या? शिव को समर्पित यह मंदिर है। और मंदिर निर्माण का तकनीक क्या है? सैंड बॉक्स तकनीक इस मंदिर के निर्माण का तकनीक है। मंदिर का निर्माण में विमान हल्की ईंटों से, मंदिर का जो विमान है वो हल्की ईंटों से बनाया गया है। ये ईंटें पानी पर भी तैर सकती है। मार्को पोलो द्वारा मंदिर के संदर्भ में कहा गया कि दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा है रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर। यह आप यहाँ से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला अनाज एटीएम या अन्नपूर्ति एटीएम या ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में स्थापित किया। कब किया गया? तो 14 जुलाई 2021 को। यह क्या है? तो यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंक एटीएम की भांति कार्य करती है। इस मशीन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड एग्रीकल्चर
मशीन का संचालन कैसे होगा? टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से युक्त मशीन से लाभार्थी का आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर अंकित करना होगा। वर्तमान में यह मशीन गेहूं, चावल, बाजरा देती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न सरकारी योजनाओं में मिलने वाले अनाज के वितरण को सुगम एवं पारदर्शी बनाना इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 44वां यूनेस्को की 44वीं सत्र का आयोजन कब किया गया? तो 16 से लेकर 31 जुलाई 2021 के मध्य किया गया। नेक्स्ट, यूनेस्को की 44वीं सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन के फुझोऊ शहर में इसकी स्थापना किया गया या इसका बैठक किया गया, जो ऑनलाइन माध्यम से था, क्योंकि कोरोना को लेकर यह जो बैठक है और यह जो धरोहर को जो शामिल किया गया, यह सभी ऑनलाइन के माध्यम से। यूनेस्को की 44वीं सत्र का आयोजन कहाँ किया? चीन के फुझोऊ शहर में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? मतलब क्या, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ था। यह आप थोड़ा यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को पुनः 6 माह के लिए बढ़ा दिया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? जी रोहिणी इस आयोग के अध्यक्ष हैं और इसकी अब कितना अवधि बढ़ाया गया? 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। रिपोर्ट सौंपने की अंतिम तिथि दिया गया 31 जनवरी 2022 ईस्वी को। इस कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का अंतिम तिथि दिया गया है। केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 तक इसका कार्यकाल कर दिया। यह कितनी बार? तो यह 11वीं बार इसकी कार्यकाल में वृद्धि की गई। आयोग का गठन कब किया गया? आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया। आयोग का कार्य क्या है? तो आयोग का कार्य है अन्य पिछड़ा वर्ग के उप श्रेणीकरण के मुद्दे का परीक्षण कर सरकार को रिपोर्ट सौंपना। आयोग के अध्यक्ष कौन है? आयोग का अध्यक्ष हैं जस्टिस जी रोहिणी, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। यह भी आप यहाँ साथ याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 3 देशों में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया। उनका क्या नाम है? भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और मैक्सिको। पंजीकरण कराया भूटान 9 जुलाई 2021, संयुक्त अरब अमीरात को 28 जून 2021 और मैक्सिको में दिसंबर 2020 में। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग ने किस देश में अपना ट्रेडमार्क का पंजीकरण करा है? तो हाल ही में, तो मतलब क्या नियरेस्ट, तो भूटान में 9 जुलाई 2021 को और संयुक्त अरब अमीरात 28 जून 2021 को। इस दोनों देश में 2021 को, जबकि मैक्सिको में दिसंबर 2020 में। अब विभिन्न श्रेणियों में खादी ब्रांड का ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल है कुल 8 देशों और यूरोपीय संघ, जिसमें 5 देश जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस एवं चीन और यूरोपीय संघ पहले से ही शामिल था। नेक्स्ट प्रश्न के चलते। केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया है? केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि प्रोस्पेरिटी थ्रू कॉरपोरेशन के स्वप्न को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। कब किया है इसका गठन? तो 6 जुलाई 2021 को। और इसका क्या नाम है मंत्रालय का? तो सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री और कॉरपोरेशन। प्रथम सहकारिता मंत्री कौन है? तो कैबिनेट मंत्री अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं। सहकारिता राज्य मंत्री कौन है? तो VL वर्मा जी सहकारिता राज्य मंत्री हैं। सहकारिता संबंधी संवैधानिक प्रावधान 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़कर 9 का B जोड़कर सहकारी सोसाइटी सेवा जोड़ा गया। यह भी याद रखेंगे। संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी सोसाइटी शब्द जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नया अनुच्छेद 43B सहकारी सोसाइटी का समर्थन करता है। 20 जुलाई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने 2:1 के बहुमत से दिए गए निर्णय में यह घोषित किया कि 97वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया भाग 9B केवल बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी के संदर्भ में लागू होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के तहत सहकारी सोसाइटी राज्यों की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? थावरचंद गहलोत को कर्नाटक राज्य का राज्यपाल 6 जुलाई 2021 को नियुक्त किया गया है। गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड के रमेश बैस, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, मिजोरम के श्री डॉक्टर हरिबाबू कमलाकांत और हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अरेलकर। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन हेतु विधेयक पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा यह किया गया है। विधेयक पारित कब हुआ? तो 6 जुलाई 2021 को राज्य विधानसभा में विधेयक पारित हुआ। 2/3 बहुमत से अधिक बहुमत से यह विधेयक पारित हुआ। निर्णय लिया गया 17 मई 2021 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में क्या कि पश्चिम बंगाल में भी अब विधान परिषद होगा, मतलब कि द्विसदनीय व्यवस्था होनी चाहिए।
पश्चिम बंगाल पूर्व में विधान परिषद थी। वर्ष 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया। विधान परिषद की संरचना संविधान के अनुच्छेद 171 में, ये 171 के तहत विधान परिषद की संरचना का चर्चा किया गया है। विधान परिषद के सृजन या उत्साधन हेतु संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के द्वारा संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया हो तो। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 के तहत संसद द्वारा तमिलनाडु में भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, परंतु इसके प्रभावी होने की तिथि अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसके लिए कोई तारीख नियत न होने के कारण इसे अस्तित्व में नहीं लाया जा सका। 7 जुलाई 2021 को राजस्थान के राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में विधान परिषद के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति वर्ष 2012 में ही राजस्थान विधानसभा द्वारा संबंधित विधेयक पारित किया गया था, जिसके अनुसमर्थन हेतु विधेयक राज्य में सभा में लंबित है। तो ये 3-4 राज्य जो है ये लगातार अपने राज्यों के लिए विधान परिषद की मांग से संबंधित प्रस्ताव को संसद में भेज चुकी है, लेकिन अभी तक संसद से इसे स्वीकृति नहीं मिला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके तहत वाराणसी नदी क्रूज का विकास परियोजना के तहत 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन शामिल है। यह संचालन किस योजना के तहत शुरू किया गया? यह संचालन प्रसाद योजना के तहत शुरू किया गया। किस योजना के तहत? तो प्रसाद योजना के तहत यह योजना शुरू किया गया है। पूरा नाम क्या है इसका? तो तीर्थ कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद का पूरा नाम है। प्रसाद योजना का आरंभ हुआ था 2014-15 में, और यह किस मंत्रालय के द्वारा यह योजना चलाया जा रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यह योजना चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय कला संस्कृति, हस्तकला, व्यंजन आदि को बढ़ावा देना, धार्मिक स्थलों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विकास हेतु चिन्हित स्थल में 25 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के 41 स्थल इसमें शामिल है। प्रसाद योजना के अंतर्गत वाराणसी में नदी क्रूज के विकास की परियोजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा फरवरी 2018 में 10.72 करोड़ की लागत से स्वीकृति दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रसाद योजना के तहत यह जो बन रहा है बनारस में नदी क्रूज, यह विकसित होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? तो जापान के सहयोग से इसका जो उद्घाटन है या बनाया गया, यह जापान के सहयोग से बनाया गया है। यह क्या है? तो रुद्राक्ष सेंटर क्या है? रुद्राक्ष क्या है? तो रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन के इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर है। इसका उद्घाटन 15 जुलाई 2021 को वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसका आकार 2.87 हेक्टेयर भूमि में यह विस्तारित है। 1200 लोगों की बैठने की क्षमता है इसका विशेषता क्या? तो 108 रुद्राक्ष इस 2 मंजिले कन्वेंशन सेंटर में स्थापित छत शिवलिंग के आकार के निर्माण जापान के सहयोग से किया गया, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सूचित किया है? तो असम के द्वारा किया गया है। 3 जुलाई 2021 को जून 2021 में असम सरकार ने दिहिंग पटकाई को 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया था, लेकिन इसको मान्यता कब दिया गया या इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 3 जुलाई 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। शामिल कब किया गया? तो जून 2021 में। प्रमुख निवास स्थल हाथियों का है यह। पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिला में दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 234.26 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। असम किसी दूसरा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 7 राष्ट्रीय उद्यान असम में है। देश के सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या के संदर्भ में अब तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, प्रत्येक में मतलब इन सभी राज्यों में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इससे पूर्व 5 जून 2021 को असम सरकार ने पश्चिमी असम के कोकाझार जिले में रायमोना राष्ट्रीय पार्क क्षेत्रफल 422 वर्ग किलोमीटर की स्थापना की घोषणा की थी। असम में पूर्व में स्थापित अन्य राष्ट्रीय पार्क हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इम्पोर्टेंट असम, मानस मोस्ट इम्पोर्टेंट असम, नमेरी असम और ओरांग असम। राजीव गांधी नॉर्थ मतलब कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी या नेशनल पार्क भी कहाँ? असम। और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कहाँ? तो यह भी असम, जिसमें काजीरंगा, मानस और नमेरी अत्यधिक पूछा जाता है। यह सभी कहाँ? असम में है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं।
30 जून 2021 को किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च किया? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज नियंत्रित राज्य घोषित किया गया? तो गोवा। गोवा को पहला रेबीज राज्य के रूप में घोषित किया गया है, यह याद रखेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और इसकी घोषणा कब की गई? किसकी घोषणा? तो गोवा को भारत का पहला रेबीज नियंत्रित राज्य कब घोषित किया गया? तो 23 जून 2021 को गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य को रेबीज मुक्त घोषित किया गया, जबकि संबंधित मिशन रेबीज समूह के अनुसार गोवा अभी रेबीज नियंत्रित हुआ है। संबंधित परियोजना मिशन रेबीज प्रोजेक्ट यूके आधारित चैरिटी ग्रुप मिशन रेबीज द्वारा प्रारंभ परियोजना केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त है इस चैरिटी को, यह भी याद रखेंगे हम लोग। WHO के दिशा निर्देशों के तहत किसी देश या क्षेत्र को तब रेबीज मुक्त घोषित किया जाता है जब वहाँ कुत्तों के माध्यम से रेबीज वायरस के संक्रमण के देशीय मामले विगत 24 माह तक मानवों, कुत्तों, बिल्लियों या अन्य किसी जानवर प्रजाति में ना पाया जाता। रेबीज क्या है? यह एक विषाणु जनित रोग है जो संक्रमित जानवर, मुख्यतः कुत्तों के काटने या उनकी लार के संपर्क में आंख, मुंह या नाक के आने से फैलता है। लक्षण उभरने पर इसमें मृत्यु लगभग निश्चित होती है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता था। मस्तिष्क में प्रदाह, हाइड्रोफोबिया, जल से डर, निश्चितता आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके संपर्क में आने पर लक्षण उभरने से पूर्व रेबीज वैक्सीन लगवाना इससे बचाव का कारगर उपाय है। रेबीज वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम लुई पास्चर और एमिल रॉक्स ने 1885 ईस्वी में किया था। विश्व में रेबीज से प्रतिवर्ष होने वाले मानव मृत्यु का लगभग 1/3 लगभग 20,000 भारत में घटित होता है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, मई 2021 में किस मंत्रालय ने 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? कितने? तो 10। तो यह यहाँ से याद रखेंगे। राष्ट्रीय मतलब क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस मंत्रालय ने 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 25 मई 2021 को यह घोषणा किया गया। उद्देश्य इसका क्या है? तो सार्वजनिक या निजी स्थानों पर महिलाओं को हिंसा से प्रभावित या भारतीय महिलाओं को समर्थन और सहायता प्रदान करना है। सहयोगी मंत्रालय कौन सा इसका? विदेश मंत्रालय संचालन करता है, और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। संबंधित 9 देश कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और एक UAE। ये वन स्टॉप सेंटर इन देशों में भारतीय दूतावासों में स्थापित किए जाएंगे, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल भारत के किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर। 5 अप्रैल 2021 को भारतीय रेलवे ने चिनाब आर्च ब्रिज की मेहरांग बंदी का कार्य पूरा कर लिया। यह कहाँ? चिनाब नदी पर। किस राज्य में? तो जम्मू एंड कश्मीर में। और इसको संचालन होने की डेट कब है? तो 2022 की शुरुआत में। तब यह विश्व का सबसे ऊंचा संचालित रेल पुल होगा। इसकी लंबाई कितनी? 1315 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर नदी तल से। इसका संरचना कैसा? धनुषाकार। यह परियोजना उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड का एक हिस्सा है। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। यह उच्चतम तीव्रता वाले जोन 5 के भूकंप झटकों को भी सहन कर सकता है। वर्तमान में चीन का नजीह रेलवे ब्रिज, जो 305 मीटर है, विश्व का सबसे ऊंचा संचालित रेलवे ब्रिज है। नेक्स्ट, अप्रैल 2018 में सरकारी स्कूलों और वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कहाँ पर लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा मेला? तो राष्ट्रीय बागवानी मेला, जो इसका 4था संस्करण था, जो हैसरघट्टा बेंगलुरु में स्थित है। मतलब क्या? हैसरघट्टा बेंगलुरु स्थित कैंपस में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया गया। इसका थीम क्या था? हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। आयोजक कौन है इसका? तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR। IIHR की स्थापना 1967 हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान है यह। पहली बार यह मेला हाइब्रिड ऑनलाइन और ऑफलाइन के रूप में आयोजित किया गया। कब से कब तक चला यह? 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी 2021 के बीच इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कर चलते हैं। पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, ओडिशा सरकार द्वारा राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में किसे घोषित किया गया? तो ओडिशा सरकार के द्वारा राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में महेंद्रगिरी बायोस्फीयर को घोषित किया गया है। ओडिशा राज्य के दक्षिणी भाग में पूर्वी घाट क्षेत्र में गजपति और गंजाम जिलों में विस्तारित है। कौन? तो महेंद्रगिरी बायोस्फीयर, यह याद रखेंगे।
और इसमें सौरा जनजाति और कांधा जनजाति इसमें रहता है। महेंद्र ये जैव विविधता समृद्ध एक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है। ओडिशा का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल रिजर्व मयूरभंज जिले में विस्तारित है। वर्ष 1994 में अधिसूचित तथा वर्ष 2009 में यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत वैश्विक नेटवर्क में शामिल है। वर्तमान में भारत में अधिसूचित कुल बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या 18 है, जिसमें से 12 यूनेस्को के कार्यक्रम के तहत बायोस्फीयर रिजर्वों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल है। वर्तमान में भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं। नेक्स्ट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। इसका आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया और इसकी स्थापना द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट मतलब टेरी की स्थापना 1974 में हुआ। इसके संस्थापक दरबारी एसेट और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर विभा धवन इसके महानिदेशक हैं। किसके? टेरी के, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के। नेक्स्ट, भारत में कब तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया? 2025 तक। नेक्स्ट, पूरी तरह से विद्युतीकृत प्रथम मुख्य भारतीय रेलवे जोन कौन सा बन गया है? मतलब क्या पूर्णतः विद्युतीकृत? तो पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है। घोषणा कब किया गया इसका? 30 मार्च 2021 को। इसकी लंबाई कितनी है? 3011 किलोमीटर। वर्तमान में 16 मुख्य रेलवे जोन में पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन यह बना है। ट्रेनों की संचालन गति में वृद्धि के साथ ईंधन की बचत होगी, इससे यात्रा की समय में कमी होगी और पर्यावरण सुरक्षा होगा। रेल मंत्रालय का लक्ष्य 2023 तक ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क को पूर्णतः विद्युतीकृत करना। भारतीय रेलवे का वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक नेट जीरो कार्बन इमिटर बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट, पहले आसियान इंडिया हैकाथन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया। किस मंत्रालय के तहत आयोजन किया गया? शिक्षा मंत्रालय के तहत यह आयोजन किया गया। 1 से लेकर 4 फरवरी 2021 के दौरान कुल 36 घंटों की अवधि में इसका उद्घाटन वर्चुअल कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण उद्घाटनकर्ता तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश सिंह पोखरियाल उस समय जो थे शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा किया गया था। यह इसका पहला संस्करण था और इसका प्रमुख विषय कैसा? ब्लू इकोनॉमी मतलब नीली अर्थव्यवस्था और शिक्षा। आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका उद्घाटन किया गया। यह आसियान के दृष्टिकोण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर कार्यक्रम 2016 से 25 के अनुरूप है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य दस्ते ने भागीदारी ली? बांग्लादेश। नेक्स्ट, केरल का पहला मानव मिल्क बैंक कहाँ खोला गया? केरल का पहला मानव मिल्क बैंक एर्नाकुलम में खोला गया। कब? तो 5 फरवरी 2021 को। किसके द्वारा? के शैलजा के द्वारा, जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थी। स्थान एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल एर्नाकुलम में खोला गया यह बैंक। सुविधा क्या है इससे? तो नवजात शिशुओं को मां का संरक्षित दूध उपलब्ध कराना। केरल का दूसरा मानव मिल्क बैंक त्रिशूर के जुबली मेडिकल मिशन हॉस्पिटल में स्थापित किया जाएगा। भारत में पहला मानव मिल्क बैंक वर्ष 1989 में मुंबई के सायना अस्पताल, लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल जनरल अस्पताल में खोला गया था। पूर्वोत्तर भारत में पहला मिल्क बैंक दिसंबर 2020 में गुवाहाटी के सत्रीबारी क्रिश्चियन अस्पताल में खोला गया। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। किसने त्रिपुरी जनजातियों के लिए एक अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग की है? तो प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा के द्वारा त्रिपुरी जनजातियों के लिए एक अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग की गई है। त्रिपुरा की जनजातियों के पृथक राज्य की मांग त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद असम एवं मिजोरम के क्षेत्र और बांग्लादेश का वह सीमावर्ती क्षेत्र जहां त्रिपुरी जनजाति निवास कर रही है, उस क्षेत्र को बोला गया कि यह एक अलग राज्य के रूप में घोषित कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किस पौधे के स्वैच्छिक विनाश के लिए एक गांव को 10 लाख रुपये पुरस्कार के तौर पर दिया है? तो अफीम। मणिपुर का वार ऑन ड्रग्स अभियान। पुरस्कृत गांव का क्या नाम है? पेह या पायोई गांव। जिला कौन सा है? तो उखरूल जिला के तहत है। पुरस्कार की राशि कितनी? 10 लाख रुपये। संबंधित तिथि कब है? 8 फरवरी 2021 को। किस हेतु? तो गाँव को अफीम के पौधे के स्वैच्छिक विनाश के लिए। किस अभियान के तहत? तो वार ऑन ड्रग्स अभियान के तहत। वार ऑन ड्रग्स अभियान कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य को नशा मुक्त बनाना है। विशेष क्या है इसका? यह विशेषता क्या? मणिपुर में आजीविका के रूप में खसखस मतलब कि अफीम की खेती की जाती है। 25 फरवरी 2021 को मणिपुर के 33 समुदायों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की उपस्थिति में अफीम के सभी अवैध पौधों को नष्ट करने की शपथ ली थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? सबसे लंबे आर्च ब्रिज का तो मेघालय में 22 जनवरी 2021 मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड
के संगमा मुख्यमंत्री मेघालय के हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन स्थल पूर्वी खासी हिल्स जिले की शोबहर में। पुल का क्या नाम है? तो वाह रियू ब्रिज, WAHREW, वाह रियू ब्रिज। किस नदी पर? तो वाह रियू नदी पर। किसको किसको जोड़ता है यह? तो भोलागंज और सोबहर को नागिंदरी के साथ ये जोड़ता है। इसका निर्माण लागत तो यह नहीं पूछता। इसकी लंबाई 169 मीटर इसकी लंबाई है, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ओम बिरला सर के द्वारा किया गया। ओम बिरला कौन है या इसका आयोजन कब से कब तक? 26 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक। ओम बिरला कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में। और भारत पर्व महोत्सव जो है यह किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है? तो यह केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यह मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा विकसित हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग के लिए एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश। 15 जनवरी 2021 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कुर्नूल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग के लिए एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया है। ओवरकल कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको सुरक्षा या इसकी मंजूरी 27 जनवरी 2021 को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के द्वारा दिया गया है। इसका उद्घाटन जनवरी 2021 तत्कालीन मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू के द्वारा किया गया। यह भी याद रखेंगे हम। नरसिम्हम रेड्डी कुर्नूल जिले संबंधित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। 28 मार्च 2021 इस हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान संचालन प्रारंभ हुआ। इस हवाई अड्डे के चारों ओर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क बनाए जाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में। इस पार्क में 4.6 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ एक समर्पित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी होगा। एक रेल फ्रेट टर्मिनल की भी स्थापना किया जाएगा जो सीधे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे से जुड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इस कालका का नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। इसकी घोषणा कब की गई? तो 19 जनवरी 2021। किसने किया? तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। यह किस उपलक्ष्य में? तो नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। हावड़ा कालका मेल नेताजी एक्सप्रेस दिल्ली होते हुए पश्चिम बंगाल के हावड़ा पूर्वी रेलवे और हरियाणा के कालका उत्तर रेलवे के बीच चलती है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर के निर्माण करने की घोषणा की? गुजरात। नेक्स्ट, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य देश में अनुसूचित जाति के छात्रों विशेषकर दिव्यांगों के बीच इनोवेशन एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना। क्या है? तो अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसकी शुभारंभ की तिथि कब है? 30 सितंबर 2021 को शुभारंभ करने की घोषणा है। थावर चंद गहलोत के द्वारा चयनित युवाओं को इक्विटी फंडिंग के रूप में 3 वर्ष में 30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत इसकी निवेश प्रबंधक IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड है। ASIIM इसी के तहत प्रारंभ किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पंख अभियान जो है, पंख अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? पंख अभियान जो है यह मध्य प्रदेश के द्वारा 24 जनवरी 2021 को शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है। 24 जनवरी को क्यों? क्योंकि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। यह योजना किससे संबंधित योजना है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संबंधी। पंख, P का मतलब हुआ सुरक्षा, A का मतलब जागरूकता, N का मतलब पोषण, K का मतलब जानकारी नॉलेज, H का मतलब हेल्थ मतलब क्या स्वास्थ्य के माध्यम से बालिकाओं का सशक्तिकरण एवं विकास। 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा से किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास कब शुरू किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन के शिलान्यास कब किया था? 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में। किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस परियोजना का क्या? तो किस परियोजना के तहत? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत
नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य निर्माणकर्ता कंपनी कौन है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है। इस कंपनी का भी नाम याद रखेंगे। और किस परियोजना के तहत? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह काम किया जा रहा है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए? तो शरीर के भार का 10%। संबंधित तिथि क्या है इसका? तो 8 सितंबर 2020 राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा यह शुरू किया गया। मंत्रालय कौन सा? शिक्षा मंत्रालय के तहत। शरीर के भार के 10% से अधिक नहीं होगा। स्कूल बैग नीति लागू होगी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक। कक्षा 1 और 2 के लिए कोई गृह कार्य नहीं। विशेष पहिए वाले स्कूल बैग पर प्रतिबंध है। पहिए वाले जो स्कूल बैग है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? भारत का पहला जो है वह परागणकर्ता पार्क उत्तराखंड में खोला जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में खोला जाएगा। क्षेत्रफल 4 एकड़ में यह फैला रहेगा। विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण, उन पर शोध तथा प्रदूषण का परागणकों पर प्रभाव शामिल है। मुख्य तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटरसिक एवं मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी इस पार्क के प्रमुख उद्घाटनकर्ता। वर्तमान में परागणकों की 40 प्रजातियां जेजेवेल, कॉमन इमिग्रेट, रेड पायरेट, कॉमन सेलर, प्लेन टाइगर इत्यादि हैं। यह पार्क कैसा? तो यह पार्क रंगीन पार्क है। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि यह सभी आपके एग्जाम में पूछा जाए और पूछा जा भी सकता है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।